प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस व्याख्यान में हम राष्ट्रीय आय के मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय का अर्थ, परिभाषा, राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटक, विभिन्न तत्व और उन तत्वों में किस प्रकार अंतर संबंधता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। और बाजार भावों पर राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह से की जाती है और बाजार भाव से राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटक फैक्टर कोस्ट तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, एक चार्ट के माध्यम से हमने विस्तार से उसके बारे में अध्ययन किया था। उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए आज राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के बारे में इसमें विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। और चूँकि राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटक जो हमने पूर्व में पढ़े हैं, उन्हीं घटकों को विभिन्न तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है और मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। यद्यपि कहीं कुछ लेखक 4 विधियां या 5 विधियां भी बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां हैं। यद्यपि राष्ट्रीय आय के मुख्य जो घटक हैं जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी और बाजार भावों पर ये चारों तत्व और साधन लागत पर ये चारों तत्व, इन सब के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। लेकिन उन सब का मापन, उन सब की गणना मोटे तौर पे मैं यहाँ राष्ट्रीय आय का नाम लेते हुए ही आपको यहाँ पे बताऊंगा और उन सब का संदर्भ इससे जुड़ा रहेगा, जिससे जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो वो सभी विभिन्न घटक किस तरह से ज्ञात किए जा सकते हैं, उसको माइंड में लेके, उसको दिमाग में रखते हुए इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। 3 विधियां हैं मुख्य रूप से। पहली विधि है प्रोडक्शन सम मेथड यानी उत्पादन योग विधि। दूसरी विधि है आय योग विधि या आय प्राप्ति विधि भी कहते हैं, इनकम सम मेथड या इनकम रिसीव्ड मेथड भी कहते हैं। और तीसरी विधि जो है वो व्यय योग विधि या एक्सपेंडिचर मेथड, जैसे व्यय योग विधि या उपभोग विनियोग विधि या उपभोग बचत विधि भी कहा जाता है। और चौथी विधि के बारे में कुछ लेखक सामाजिक अंकेक्षण या सामाजिक लेखांकन विधि के नाम से भी बताते हैं। हम विस्तार से यहाँ पे 3 विधियों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। पहली विधि है उत्पादन योग विधि, प्रोडक्शन सम मेथड। इसे उत्पादन योग विधि भी कहते हैं, उत्पादन विधि भी कहते हैं और उत्पाद विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का हिसाब उत्पादन की ओर से लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम उत्पादन योग विधि है। इसके लिए अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है, चाहे वो कृषि, उद्योग, सेवाएं आदि में। जैसे कि पहले हम देखें तो जो तरीका था वो था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के रूप में अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर 3 भागों में बांट दिया जाता था। और उन 3 भागों में बांटने के बाद में प्रत्येक क्षेत्र में हुए उत्पादन, प्रत्येक क्षेत्र में उस वर्ष की अवधि में, उस निश्चित समय अवधि में जो कुछ भी उत्पादन हुआ है, उन सब उत्पादन को उत्पादन की दृष्टि से तो लिखते हैं, लेकिन उनको सबसे लास्ट के कॉलम में उस उत्पादन के वास्तविक मूल्य को, जब बाजार भाव की बात करते हैं तो उस बाजार भाव क्या रहा है उस मूल्य को लिखा जाता है। ऐसे नहीं है कि एक सीमेंट उत्पादन करने वाली फैक्ट्री ने इस वर्ष इतने बोरी सीमेंट का उत्पादन किया, वो बोरी तो लिख सकते हैं लेकिन क्वांटिटी भले ही लिखो, लेकिन उसके साथ में ये जरूरी था कि कितने मूल्य का है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना बाजार भाव यानी कि राशि के रूप में, यानी कि मूल्यों के रूप में की जाती है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में हुए उत्पादन को उसके मूल्यों के आधार पर अलग अलग अंकित कर लिया जाता और फिर प्रत्येक क्षेत्र में हुए उत्पादन के मूल्यों को जोड़ लिया जाता और अलग अलग क्षेत्रों में हुए उत्पादन के मूल्यों को एक साथ रखकर उसका महायोग कर लिया जाता। चाहे
वो क्षेत्र कोई सा भी हो, सब इसमें जुड़ जाता है। ये भी तरीका था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हो, या फिर कृषि और उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र और सेवाएं, इस तरह भी किया जा सकता है। या फिर जो भी उचित तरीका हो, अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करके उसके अंतर्गत उस निश्चित समयावधि में हुए उत्पादन के मूल्यों को अलग अलग लिखकर जोड़कर फिर महायोग कर लिया जाता है। जो महायोग प्राप्त होता है, जो राशि प्राप्त होती है कुल योग से, वही उस देश की उस निश्चित समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय कहलाती है। यह सबसे बड़ा जो तत्व है वो जीएनपी की दृष्टि से माना जाता है। और इसमें से यदि मूल्यह्रास को या पूंजी की गिरावट को घटा दिया जाए तो वो एनएनपी प्राप्त हो सकता है। और यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को घटा दिया जाए तो वो जीडीपी प्राप्त हो सकती है। और उसमें से भी यदि मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो वो एनडीपी हो सकती है। और यदि साधन लागत पर ज्ञात की जाती है तो उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा लिया जाए, और सब्सिडी यदि लागू है तो उसको जोड़ दिया जाए, तो वह साधन लागत पर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जा सकती है। लेकिन यह जो विधि है, यह अल्प विकसित देशों में ज़्यादा प्रचलित रही, या फिर यूं कह सकते हैं कि अल्प विकसित देशों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि है। क्यों है? क्योंकि विकसित देशों में आय और व्यय के आंकड़े मिल जाते हैं, और विशेषकर आय के आंकड़े तो उपलब्ध होते हैं, लेकिन अल्प विकसित देशों में आय के आंकड़े नहीं प्राप्त होते हैं, या फिर सभी अपने आय के आंकड़ों को संजो के नहीं रखते हैं, लेखा जोखा नहीं रखते हैं, और न ही सही सही आय बताते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि ऐसी स्थिति में किस प्रकार से आय के आंकड़े जुटाए जाए, इसलिए उत्पादन योग विधि का सहारा लिया जाता है। और उत्पादन योग विधि के अंतर्गत जहां पर उत्पादन के आंकड़े, ये भी एक समस्या रहती है कि उत्पादन के आंकड़े भी सभी जगह सही सही मिले, ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो क्षेत्र होते हैं वो, हाँ, इस तरह से भी कर सकते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्रों में तो उत्पादन के आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्रों में उत्पादन के आंकड़े मिलना जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में वो मिले। खास करके कृषि क्षेत्र इस तरह का है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई उत्पादन के क्षेत्र होते हैं जहां पर उत्पादन के आंकड़े सही सही रखे नहीं जाते हैं, या तो लेखा जोखा नहीं रखा जाता है, या लेखा जोखा रखा तो सही सही नहीं रखा जाता है, और रखा भी जाता है तो ड्यूलिंग हो सकता है, उसमें द्वैध हो सकता है, जो दिखाने के कुछ और होते हैं और वास्तविक आंकड़े कुछ और हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन के आंकड़ों को जहां पर उपलब्ध है उन आंकड़ों को ले जाता है, और जहां पर उपलब्ध नहीं है तो वहां पे औसतन मान लिया जाता है कि इस क्षेत्र में, मान लेते हैं कृषि के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है, तो कृषि के उत्पादन में अक्सर यहाँ पे या प्राय यहाँ पे क्या बोया जाता है और उसका बाजार भाव कितना रहता है, और क्या बोया जाता है और कितनी उत्पादन औसतन होता है, और उसका बाजार भाव पर क्या मूल्य होगा, इस तरह से औसतन वहाँ उस क्षेत्र के लिए जोड़ दिया जाता है। और एक और समस्या इसमें रहती है मध्यवर्ती वस्तुओं की जोड़ने की, अर्थात कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुएं न जुड़ जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। और जो कुछ भी उत्पादन किया जाता है उपभोक्ता तक जो पहुंचता है, और उपभोक्ता तक जो वस्तुएं पहुंचती है उनके मूल्यों को ही इसमें जोड़ा जाता है, और जोड़ा जाना चाहिए। एक और समस्या रहती है जहां पर असंगठित क्षेत्र अधिक होता है, वहां पर अनेक ऐसी वस्तुएं होती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर बार्टर सिस्टम जैसा अभी भी लागू रहता है, अर्थात वस्तुओं के बदले वस्तुएं या फिर वस्तुओं के बदले सेवाएं दे दी जाती है। अर्थात ऐसे अनेक उत्पादन जो है, ऐसे अनेक वस्तुएं उत्पादित हो तो जाती है और उपभोक्ता तक भी पहुंच जाती है, लेकिन उनकी कीमतों के बारे में, कीमतों के माध्यम से नहीं पहुंचती है, या फिर उनकी कीमतें नहीं लगाई जाती है, तो ऐसी वस्तुएं उत्पाद इस विधि के अंतर्गत रह जाती है। ऐसी समस्या सामने आती है। यद्यपि जहां पर ऐसी समस्याएं होती है वहां पर औसतन मान लिया जाता है कि इस क्षेत्र में या इस विशेष उद्योग में इतना औसतन उत्पादन हुआ होगा, उसका बाजार भाव यह है। दूसरी विधि है आय योग विधि, और यह विधि विकसित देशों में अधिक सर्वोत्तम होती है, क्योंकि वहां पर आय के आंकड़े शुद्ध रूप से मिल जाते हैं, सभी लोग अपनी आय के आंकड़े रखते हैं, इसलिए आय के आंकड़े
जब उपलब्ध होते हैं तो उस आय को जोड़कर महायोग कर लिया जाता है और राष्ट्रीय आय की गणना कर ली जाती है। और इस आय योग विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का हिसाब उत्पादन के सभी साधनों को वर्ष भर में प्राप्त आय की दृष्टि से लगाया जाता है। अर्थात हम इसको यूं भी कह सकते हैं, उत्पादन के समस्त संसाधनों को उनकी सेवाओं के बदले मिलने वाले प्रतिफल, चाहे वो वेतन के रूप में हो, मजदूरी के रूप में हो, लगान के रूप में हो, ब्याज के रूप में हो या फिर लाभ के रूप में हो, इन सभी का जोड़ कर लिया जाता है और जोड़ करने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय आय होती है, जिसे C+I+Z प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड के नाम से भी जोड़कर राशि प्राप्त की जा सकती है, राष्ट्रीय आय प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रीय आय में वे सभी सेवाएं भी सम्मिलित होती है, अर्थात उत्पादित की गई वस्तुएं तो सम्मिलित होती है, यानी कि उत्पादन में जो उत्पादन के साधन लगे हैं उनको उनकी सेवाओं के बदले जो कुछ भी दिया जाता है वह तो है ही है। तैयार माल के साथ साथ उत्पादन के श्रेणी में हम सेवाओं को भी जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे इस बात को फोकस किया जा रहा है। और वो सेवाएं जुड़ पाती है जिनके बदले में कीमत चुकाई जाती है। अर्थात इस विधि के अंतर्गत जो आने वाली समस्याएं होती है वो खास करके वो होती है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना आय की दृष्टि से की जाती है तो ऐसी अनेक सेवाएं होती है जिनके बदले में कोई आय प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि एक गृहिणी द्वारा अपने घर में किया गया काम वो बहुत होता है, लेकिन उसके बदले कोई कीमत नहीं चुकाई जाती है, इसलिए यह सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल होने से रह जाती है। ठीक इसी तरह से ऐसा एक ड्यूल उदाहरण देता हूँ, जो एक सेवा है एक व्यक्ति द्वारा की गई जो कि राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, लेकिन उसके द्वारा की गई वैसी ही सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल होने से रह जाती है। जैसे कि एक नर्स के द्वारा हॉस्पिटल में दी गई सेवा जिसके बदले उसको मेहनताना मिलता है, वेतन मिलता है, वह तो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, लेकिन उसी महिला, उसी नर्स के, महिला हो या पुरुष हो, उसी नर्स के द्वारा यदि घर में किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर की गई सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल होने से बच जाती है, रह जाती है, क्योंकि उसके बदले उसको कोई मेहनताना या उसके बदले कोई पैसा या कोई वेतन नहीं दिया जाता, मजदूरी नहीं दी जाती। इसलिए ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो कि राष्ट्रीय आय में शामिल होने से रह जाती है। इसलिए राष्ट्रीय आय की जो अंडर एस्टिमेशन कहा जाता है वो इन सेवाओं के न जुड़ने की वजह से होता है। और एक साथ में और होता है चीज़ कि हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इससे पूर्व वाले व्याख्यान में मैंने बताया था कि हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये हस्तांतरण केवल मात्र हस्तांतरण होते हैं, पहले से ही वो राष्ट्रीय आय में किसी न किसी रूप में शामिल हो चुके होते हैं, इसलिए इन हस्तांतरण भुगतानों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे छात्रवृत्ति है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, या ऐसे अनेक भुगतान जिनके बदले कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, अर्थात जिनके बदले कोई मेहनत नहीं की जाती, जिनके बदले कोई उत्पादन नहीं होता है, ऐसे भुगतान हस्तांतरण भुगतान होते हैं और ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते हैं। और एक और फ्रैक्शन होता है कि जो कुछ भी उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन के बदले जो कुछ भी मिलता है, अर्थात सेवा के बदले जो मेहनताना मिलता है, जिस वर्ष मिलता है उसी वर्ष वो आय में शामिल होता है, उसी वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। जैसे एक टेलर द्वारा एक कोट तैयार 10 कोट तैयार किए जाते हैं और 10 में से 9 बिकते हैं और उससे प्राप्त आय है, तो जिस वर्ष में वो बनाए जाते हैं और उसी वर्ष में यदि 9 कोट बिक गए हैं तो उससे प्राप्त आय तो राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। लेकिन 10वां कोट जो बिका नहीं है उसके आय चूंकि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उस उत्पादित भले ही उस वर्ष में किया है लेकिन वह राष्ट्रीय आय में उस वर्ष के लिए शामिल नहीं होगा। जिस वर्ष में वो बिकेगा, कीमत प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी, उसके बदले उसी वर्ष वह आय उस राष्ट्रीय आय में शामिल हो पाएगी। और
ऐसा कहा जाता है कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा तो कि ऐसे अनेक सेवाएं जो कि राष्ट्रीय आय में शामिल होने से रह जाती है, जिसकी वजह से अंडर एस्टिमेशन होता है। तो क्यों ना सभी कार्य एक दूसरे के बदले किए जाए, या घर में काम करने पर भी मेहनताना या वेतन दिया जाए, तो राष्ट्रीय आय के जो अंडर एस्टिमेशन है उससे बचा जा सकता है, या फिर वास्तविक राष्ट्रीय आय या वास्तविक उत्पादन वास्तव में हमने जो किया है वो कहीं अधिक हो सकता है। यदि ये फ्रैक्शन या यद्यपि ये फ्रैक्शन है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना मैं यहाँ उचित नहीं समझूंगा। अंतिम विधि जो है वो है व्यय योग विधि। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को उपभोग व्यय तथा बचत को जोड़कर अथवा उपभोग व्यय निवेश को जोड़कर भी प्राप्त की जा सकती है। अर्थात इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को उपभोग व्यय और बचत को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। चूंकि बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं, इसलिए उपभोग व्यय और निवेश को जोड़कर भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि यह विधि सैद्धांतिक रूप से भले ही अच्छी हो सकती है, भले ही लग रही हो कि अच्छी है और उपयुक्त भी लग सकती है, लेकिन व्यवहार के तौर पर बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ पर आय के आंकड़े भी प्राप्त नहीं हो सकते, उत्पादन के का भी हिसाब किताब सही ढंग से नहीं मिल सकता है, और असंगठित क्षेत्रों में विशेषकर, तो वहाँ पर व्यय के आंकड़े तो मिलना बिल्कुल भी संभव नहीं है। उपभोग कितना किया है कोई भी बताने को तैयार नहीं होगा, और बचत कितनी है तो बिल्कुल भी नहीं बताने को तैयार होगा। इसलिए यह विधि सिद्धांतिक रूप से अच्छी हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर सैद्धांतिक रूप से भली पढ़ी जा सकती हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पर बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाई जाती है। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु दोनों विधियों को अपनाया जाता है, उपरोक्त दोनों विधियों को अपनाया जाता है, पहली और दूसरी, यानी कि उत्पादन योग विधि और आय योग विधि। जिन क्षेत्रों में आय के आंकड़े सही सही प्राप्त होते हैं, उन क्षेत्रों से आय योग विधि का सहारा लिया जाता है, और जिन क्षेत्रों में, खास करके असंगठित क्षेत्रों में जहाँ पे आय के आंकड़े नहीं मिलते हैं, उत्पादन के आंकड़े भी नहीं मिल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर उत्पादन के विधि का सहारा लिया जाता है, और जहाँ पे उत्पादन के आंकड़े भी नहीं मिलते हैं वहाँ पे औसतन मूल्य को जोड़ा जाता है। अर्थात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु तो आय योग विधि और उत्पादन योग विधि का मिश्रित रूप अपनाया जाता है। और विस्तार से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, किस प्रकार की जाती है, और कौन कौन सी कठिनाइयाँ सामने आती हैं, उसके बारे में अगले व्याख्यान में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।